नमस्कार स्टूडेंट। तो आपके लिए आज एक नया वीडियो आ गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, मैं योगेंद्र कुमार, लेक्चरर फ्रॉम जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, एंड माय चैनल नेम इज दैट टेक्निकल फाड़ू मैकेनिकल, एंड नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। ओके, so first of all I have to present what is casting. कास्टिंग, यू नो दैट कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम जब बात करें कास्टिंग की तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में आना चाहिए दैट इज मोल्टन मेटल, ओके, एंड कैविटी। तो कास्टिंग क्या है? कास्टिंग है आपका इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज heated until molten and poured into a mold or vessel to create a desired shape. ठीक है, कोई भी एक शेप फाइंड करने के लिए, कोई भी एक शेप बनाने के लिए आपको जो प्रोसेस करनी होती है बाय मींस ऑफ मोल्टन मेटल, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। ओके, तो ये एक आपका स्ट्रक्चर है कास्टिंग का, जहां आप लोग देख रहे हो क्या है कि यहाँ एक आपको एक असेंबली है, कोप एंड ड्रैग असेंबली। कोप और ड्रैग असेंबली को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मोल्ड बॉक्स। ठीक है, और इस बॉक्स में हम लोग कैविटी क्रिएट करते हैं बाय मींस ऑफ पैटर्न। और ये यहाँ कोर लगाया हुआ है, कोर का मतलब स्पेशल क्वालिटी देने के लिए या स्पेशल इसमें स्पेस देने के लिए। ठीक है, तो दैट इज कोर। और हियर यहाँ हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर अपना मोल्टन मेटल पोर करते हैं, देन आफ्टर इट विल सॉलिडिफाई, इट विल गेट द शेप ऑफ दिस कैविटी। ठीक है, ये आपको क्या होगा, आपका ठंडा होने के बाद इसकी जो शेप है वो इस कैविटी के अकॉर्डिंग बन जाएगी। सो व्हाट द टर्मिनोलॉजी ऑफ कास्टिंग? तो कास्टिंग की टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको जो आपका कोप एंड ड्रैग असेंबली है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसके बाद हम इसके सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहला आपका है पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है? इट इज एक्चुअली इट इज द रिप्लिका ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट जो बनाना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की रिप्लिका जो होती है दैट इज कॉल्ड पैटर्न, और इट कैन बी मेड बाय मेटल और एनी वुड। ठीक है, या प्लास्टिक। तो इसको बनाने के तीन तरीके होते हैं, या तो हम लोग बनाते हैं मेटल का, या फिर वुड का, या फिर प्लास्टिक का। कभी कभी ये लोग हम लोग जो है इसको वैक्स का भी बनाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में इसको वैक्स का भी बनाया जाता है। तो इसके मटेरियल की बात करें तो हमारे पास ये सारे मटेरियल इसके होते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट मोल्डिंग मटेरियल। तो मोल्डिंग मटेरियल मतलब जो हम इसमें सैंड वगैरह यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग मटेरियल, कि हमें कौन कौन सी सैंड इसमें यूज करनी है, ठीक है, ताकि हमारी कैविटी परफेक्टली तरीके से बन सके, दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग मटेरियल। फ्लास्क, फ्लास्क में द असेंबली ऑफ कोप एंड ड्रैग, असेंबली ऑफ दिस बॉक्स इज नोन एज फ्लास्क। ठीक है, जो पूरा फ्रेम होता है, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे वो मेटल का हो, दैट इज कॉल्ड फ्लास्क। एंड नेक्स्ट वन इज दैट cope. Cope में the upper half section, upper half portion of this assembly is known as cope, and the lower half section of this portion is known as drag. Okay, next one is that core. देखिए कोर क्या होता है कि हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में इंटरनल फीचर देने के लिए, इंटरनल होल वगैरह बनाने के लिए वी हैव टू यूज एनी ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज कोर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कोर होती है, जहाँ जो अपने कोर लगाए हुए दैट इज कोर। ठीक है, यदि मुझे कोई एक इसमें इंटरनल अलग से स्पेस चाहिए दैट इज कॉल्ड कोर। नेक्स्ट वन इज दैट कोर प्रिंट। तो इस कोर को सपोर्ट देने के लिए, इस कोर को, ये जो आपने कोर लगाया हुआ है, इस कोर को सपोर्ट देने के लिए, यहाँ जो सपोर्ट आप दे रहे हो, इस सपोर्ट देने के लिए जो आपका पार्ट होता है दैट पार्ट इज नोन एज कोर प्रिंट। नेक्स्ट वन इज दैट मोल्ड कैविटी। तो जो कैविटी हम लोगों ने पैटर्न के थ्रू अपने मोल्ड बॉक्स में क्रिएट की होती है, दैट कैविटी इज नोन एज मोल्ड कैविटी, और दैट एरिया इज नोन एज मोल्ड कैविटी। ठीक है, अगला आपका है राइजर। देखिए राइजर क्या होता है, यहाँ एक राइजर आप दिख रहे हो इस डायग्राम में, ये आपका राइजर है। और जब हम मेटल पोर करते हैं तो मेटल पोर करने के बाद क्या हो, ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद क्या होगा, श्रिंक हो जाता है। तो उसकी श्रिंकेज से बचने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए मेटल की क्वांटिटी को, देन वी हैव टू यूज अ डिवाइस, और देन वी हैव टू यूज अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड राइजर, वेयर वी हैव टू स्टोर द मोल्टन मेटल इन इट। नेक्स्ट वन इज द गेटिंग सिस्टम। तो जो आपका असेंबली है, चाहे आपका पोरिंग कप से बात करें, स्प्रू की, स्प्रू के बाद हमारा ये आपका जो कास्टिंग पैटर्न है, गेट है, ठीक है, तो ये सारा कुछ कहलाता है आपका गेटिंग सिस्टम। पोरिंग कप और पोरिंग बेसिन। तो देखिए ये आप जो डायग्राम में देख रहे हो दैट इज कॉल्ड पोरिंग कप, वेयर वी हैव टू pour the molten metal in the vessel or in the cavity,
Next one is that sprue. Sprue, the medium part or the cup of this pouring cup is known as sprue, which is connected to the gate system. नेक्स्ट वन इज द रनर, राइजर, रनर. तो रनर क्या होता है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है जहाँ से हमारा जो मोल्टन मेटल है, ये मेटल आपका मोल्टन मेटल यहाँ से आपका जाएगा पास होके, तो ये पास होने के बाद कास्टिंग में जाता है. यहाँ से ये आपको एरो दिखाई दे रहा है नीचे वाले आपका हॉरिजॉन्टल शेप में, तो दीज आर नोन एज रनर्स. ओके. और गेट्स क्या होते हैं, जो अलग अलग आपने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड गेट. तो ये पूरा एक सिंपल रनर है. ये जो आप देख रहे हो आपका ये जो ग्रीन आपका जो कलर है वो दैट इज कॉल्ड रनर, और जो आपने एरो के निशान दिख रहे हो यहाँ जो येलो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड गेट्स. नेक्स्ट वन इज दैट बार एंड गैगर्स. तो बार गैगर्स क्या होता है, विद लार्ज स्कोप फ्लास्क, हमारे फ्लास्क बड़े होते हैं तो एडेड सपोर्ट इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू कीप द मोल्डिंग्स एंड फ्रॉम फॉलिंग आउट व्हेन द कोप इज रेज्ड रिमूव द पैटर्न. तो क्या उसको रिमूव करने के लिए तो वहाँ से हम क्या करते हैं, वार्स और गेरेज का यूज़ करते हैं ताकि हमसे जो हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उसका सैंड का उतना ही सैंड उसमें रहे. स्किम बॉम्ब क्या था, टू प्रिवेंट द हैवियर एंड लाइटर इम्प्योरिटीज स्किम बॉम्ब इज यूज्ड. तो स्किम बॉम्ब क्या होता है, स्किम बॉम्ब अलाउ नहीं करता है आपका किसी भी इम्प्योरिटी को उसमें कैविटी में जाने से. चिपलेट्स क्या होते हैं, चिपलेट्स आर यूज टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड. जो आप यहाँ पर आपका कोर यूज करोगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चिपलेट्स लगाते हैं ताकि हमारा इसको कोर को परफेक्टली यहाँ पर आपका एक तरीके से सपोर्ट मिल सके. वेंट क्या होता है, वेंट स्मॉल ओपनिंग इन द मोल्ड टू फैसिलिटेट एस्केप ऑफ द एयर. तो यहाँ करते हैं हम जो आपका मोल्ड कैविटी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत पतले पतले होल्स क्रिएट कर देते हैं. तो होल्स क्या होता है, ये हम इसमें मेटल पोर करते हैं, मेटल पोर करने के बाद हमारा मेटल जब सॉलिडिफाई होता है तो उसमें से कुछ एयर्स निकलती हैं, तो एयर्स को बाहर निकालने के लिए परफेक्टली, ताकि उसमें ब्लो होल्स वगैरह हमारे डिफेक्ट क्रिएट ना हो, सो दैट वी आर यूजिंग वेंट. चिल्स क्या होता है, चिल्स तो मेटल प्लेट्स जो होती है विद ये क्या होती है, चिल्स क्या होती है, एक मेटल प्लेट होती है विद द स्पेशल हीट रिमूविंग डिवाइस, जो कि हमारा यहाँ हमारा मेटल इसमें डालते हैं तो मेटल को ठंडा करने के लिए, उसकी हीट को रिमूव करने के लिए ये यूज़ की जाती है. अब आते हैं हम कास्टिंग प्रोसेस पे. तो कास्टिंग प्रोसेस कैसे कैसे होती है, कास्टिंग प्रोसेस के मतलब स्टेप्स क्या हैं. तो नंबर वन इज दैट मेल्टिंग द मेटल को हम मेल्ट करेंगे. देन आफ्टर पोर इनटू अ कैविटी, उसको कैविटी में पोर करेंगे. उसके बाद देन वी हैव टू सॉलिडिफाई दैट और कूल दैट, तो ठंडा करेंगे उसे. ठंडा करने के बाद उस कंपोनेंट को रिमूव कर देंगे. रिमूव करने के बाद उसे साफ़ करेंगे. साफ़ करने के बाद उसमें जो हम मशीनिंग प्रोसेस करनी होगी, देन आफ्टर वी हैव टू डू इट according to their machinery works. So that is the process of casting. Okay. And a plant where we are using the casting process, that plant is known as foundry. What is foundry? Foundry क्या होता है, a plant where we have to done casting process in it. नेक्स्ट वन इज दैट फाउंड्री. फाउंड्री हमारा क्या होता है, फाउंड्री एक्चुअली ये आपका लैटिन वर्ड फाउंडर से आया हुआ है, फाउंड्रे से आपका आया हुआ है, लैटिन वर्ड है आपका ये फाउंड्रे, और इसका मतलब होता है मेल्टिंग एंड पोरिंग. तो मेल्टिंग एंड पोरिंग जो प्रोसेस है इसको कंप्लीटली को हम लोग फाउंड्री बोल सकते हैं. अब बात करते हैं पैटर्न्स की. तो देखिए पैटर्न्स क्या होता है, एक्चुअली पैटर्न्स जो होता है वो आपका रेप्लिका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, बट इसका साइज जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है. ये साइज थोड़ा सा इसके लार्जर होता है. ठीक है, लार्जर क्यों रखते हैं, ताकि हम उसमें कुछ अलाउंस प्रोवाइड करा सकें, ड्यू टू सम अलाउंसेज. ठीक है, और इसमें कुछ कोर प्रिंट वगैरह को भी हम लोग उसमें होल्ड करने के लिए भी इसको एक्स्ट्रा साइज रख सकते हैं. तो ये आप जो डायग्राम देख रहे हो इसमें हमारा पैटर्न हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आधा पोर्शन पैटर्न हो, जो एक्स्ट्रा आप जो सिलिंड्रिकल पार्ट देख रहे हो दैट विल बी अ कोर प्रिंट पार्ट. ठीक है, देखिए ऐसे हम मोल्टन मेटल आप देख रहे हो उसको हम पोर करते हैं कैविटी में. तो ये आपका एक बॉक्स है जिसमें हम लोग मोल्डिंग बॉक्स है जिसमें हम लोग अपना मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं बाय यूजिंग एनी आपका जो वेसिन है उसके थ्रू. नेक्स्ट है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ पैटर्न. तो पैटर्न की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले उसका जो साइज है वो डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग हो, और साइज हमारा जो उसके अलाउंसेस के अकॉर्डिंग हो. ठीक है, सस्ता होना चाहिए, रीडली तुरंत रिपेयरेबल होना चाहिए, रिपेयर भी तुरंत हो जाए ऐसा होना चाहिए, उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ और वियर रेसिस्टेंस होनी चाहिए. ठीक है, और लास्ट में हमारा जो लाइट एंड वेट होना चाहिए, आपका हल्का होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज दैट पैटर्न मटेरियल्स. तो पैटर्न मटेरियल में हम बात करेंगे तो पैटर्न मटेरियल में वी आर यूजिंग वुड, प्लास्टिक और मेटल्स. तो लकड़ी, मेटल और
प्लास्टिक का मेजरली हम यूज करते हैं। तो यदि हम बात करें कि वुड का यूज कहाँ करते हैं, यदि हम लोगों को एक लॉट में 10 से 500 पार्ट पर लॉट में निकालने हैं तो वी कैन यूज वुड एज ए मटेरियल ऑफ पैटर्न। एंड वी वांट टू मास प्रोडक्शन in a foundry shop, then we have to use metal pattern in this shop, okay। एंड लास्ट वन इज दैट बैच प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक का। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग 2500 से 1 लाख पार्ट निकालने हैं तो हम बैच प्रोडक्शन यूज करते हैं, और 1 लाख से ऊपर पार्ट हमें बनाने हैं तो मास प्रोडक्शन यूज कर लिए हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पैटर्न मटेरियल में ही वुड की। तो वुड क्या होती है? वुड जो होती है हमारी, वो कोई भी लकड़ी हो सकती है, मगर उसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि कुछ वो आपका सूखी लकड़ी होनी चाहिए। दूसरा सीजनड होनी चाहिए। सीजन का मतलब है कि लकड़ी को सूखने के बाद वो टेढ़ी वगैरह ना हो, ठीक है। तो इसलिए सीजनिंग करनी होती है उसके में। उसमें मॉइस्चर कंटेंट 10% से ज़्यादा ना हो, उससे ज़्यादा आपका मॉइस्चर कंटेंट यूज नहीं करते हैं हम लोग। और दूसरा, उसमें कहीं भी गांठ या जो आपका इम्प्योरिटीज होती हैं लकड़ी में वो ना होनी चाहिए। तो सारे जो उसके ग्रेन हैं या कह सकते हैं जो फाइबर है वो उसका स्ट्रेट होना चाहिए। तो मेजरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसमें? हम लोग लकड़ी में यूज़ करते हैं वाइट पाइन, महागोनी और मैपल्स। तो ये आपकी जो लकड़ियाँ हैं वो जनरली यूज की जाती हैं। तो इनकी अलग अलग क्वालिटी हैं। वाइट पाइन की बात करें तो क्या होती है, वो उसमें स्ट्रेट गेंस होते हैं। दूसरा वो सॉफ्ट होती है। तीसरा वो आपका इजी टू वर्क, उस पर हम आराम से मशीनिंग ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट महागोनी। महागोनी क्या होती है? थोड़ी हार्ड होती है और ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। वाइट पेन के पीछे क्या होती है आपकी? ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। दूसरा मैपल और चेरी की बात करें तो मैपल में क्या होता है, ये आपकी हार्डर भी होती है, हैवियर भी होती है, और वाइट पेन की अपेक्षा ये ज़्यादा यूज की जाती है और छोटे छोटे पैटर्न इसके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वुड? तो वुड का एडवांटेज क्या है? वुड यदि हम यूज कर रहे हैं एज ए मेटल तो क्या होगा, एज ए मटेरियल ऑफ पैटर्न तो क्या होगा, वो आपकी हल्की होगी, एक्सपेंसिव कम होगी, वर्केबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, उस पर हम कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, और होल्ड्स वेल वेनिस एंड पेंट। तो उसमें हम पेंट वगैरह और होल्ड वेनिस वगैरह भी उसमें परफॉर्म कर सकते हैं ताकि वो उन्हें टाइटली तरीके से पकड़ लेती है। और व्हाट आर द डिसएडवांटेज? तो डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि कोई भी लकड़ी होगी तो वो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्व कर सकती है। सबसे बड़ी आपकी जो प्रॉब्लम होती है दैट इज द मॉइस्चर एब्जॉर्वेंट। तो वो आपकी मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है, और इससे क्या होगा, जब मॉइस्चर एब्जॉर्व करेगा तो वो आपका साइज को चेंज कर लेगी, ठीक है। दूसरा, यदि वो परफेक्टली ड्राई नहीं है या सीजन नहीं है तो भी दिक्कत होती है, ठीक है। वाटर प्रूफ नहीं होती है आपकी, यदि हम उस पर वेनिस वगैरह नहीं यूज़ करें तो वाटर प्रूफ भी नहीं हो पाएगी आपका। दूसरा, पुअर वियर, उसकी जो आपकी खरोच वाली क्षमता होती है बहुत कम होती है, एब्रेशन रेजिस्टेंस नहीं होती है वो, और रफ हैंडलिंग के लिए वो स्टैंड नहीं करती। बात करें अगला, यदि पैटर्न मेटल, हमारा मेटल का यूज़ कर रहे हैं, मेटल को यूज़ कर रहे हैं एज ए पैटर्न मटेरियल में, तो वो वुड के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा रहता है, और उस पर मशीनेबिलिटी तो हो ही सकती है, वो तो बात अलग ही है। और दूसरा एडवांटेज क्या है इसके, ये ड्यूरेबल होती है, एक्यूरेट साइज में बन सकता है, और सरफेस इसकी स्मूथ हो सकती है, रेसिस्टेंस टू बियर होता है, एब्रेशन रेसिस्टेंस भी होता है, और स्वेलिंग वगैरह इसमें मतलब जो कहते हैं फूल जाती लकड़ी कहीं से भी, तो मेटल कहीं से फूलता वूलता नहीं है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो फेरस पैटर्न की बात करें तो इट गेन रस्टेड, उस पर क्या होता है कि आपका रस्टेड लग सकती है, उसमें क्या बोलते हैं रस्टेड को, आप लोग जानते हैं, अब जिसकी जंग वगैरह लगना, दैट इज कॉल्ड रस्टेड, ठीक है। और एक्सपेंसिव है, आपका हैवियर होती है वुड की अपेक्षा, और एक्सपेंसिव भी होती है। तो हम क्या क्या यूज करते हैं मटेरियल में, तो मटेरियल में हम लोग यूज करते हैं कास्ट आयरन, ब्रास और एल्यूमिनियम। तो कास्ट आयरन की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको लिखी हुई है कि वो हल्की होती है, भारी होती है, तो कास्ट आयरन आपका हैवी होता है, डिफ़िकल्ट टू वर्क होता है उसमें, और चीपर होती है, वो सस्ती भी होती है, और ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। ब्रास आप जानते ही हो, ठीक है। तो इन कंपेयर टू कास्ट आयरन ब्रास ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, स्मॉल पार्ट्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम क्या होती है, एल्यूमिनियम आपकी लाइट एंड वेट होती है, कोरोजन रेसिस्टेंट होती है, और ईजिली उस पर काम कर सकते हैं हम लोग, और बेस्ट पैटर्न मटेरियल के लिए भी इसका यूज करते हैं, जब का पैटर्न है वो अच्छा बनता है इससे। दूसरा, इसमें क्या होता है कि श्रिंकेज और वियर बाय एब्रेसिव एक्शन, तो ये इसमें श्रिंकेज और वियर भी पॉसिबल है। और तीसरा हम बात करते हैं प्लास्टिक पैटर्न्स की। तो प्लास्टिक मतलब यदि पैटर्न को हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो यदि प्लास्टिक है तो देखिए, प्लास्टिक का जो आपका पैटर्न है वो जनरली कहाँ यूज़ करते हैं हम, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस वगैरह के में उनसे बना सकते हैं,
और ये रेजिन वगैरह का ही बनाया जाता है, ठीक है। और प्लास्टर मोल्ड भी इसको बना सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा इकोनॉमिकल होता है, कॉस्ट इसकी कम होती है, लेबर कॉस्ट भी इसकी कम लगती है हमारा। और दूसरा ये मिट्टी वगैरह चिपकता नहीं है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं करता है और आपका सरफेस इसकी स्मूथ होती है, ठीक है। और इसके साथ में हम लोग फिनिशिंग ऑफ पैटर्न की बात करें तो पैटर्न शुड बी फिनिश्ड बाय सैंडिंग। इट इरेजेज द tools marks and irregularities, then 2 to 3 coats of shellac on it, और it fills up the pores and gives smooth surface, है ना। थर्ड वन इज दैट गुड क्वालिटी इनेमल पेंट हम यूज कर सकते हैं इस पर और इसको कर सकती है। और दूसरा आपका है पेंट शुड बी अप्लाइड ऑन इट, पेंट भी इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ पैटर्न की, तो टाइप्स ऑफ पैटर्न में हमारा सबसे पहले आता है सिंगल पीस पैटर्न। सिंगल पीस पैटर्न क्या होता है? जब हमें कोई सॉलिड ज्योमेट्री बनानी होती है, ठीक है, और सिंपल ज्योमेट्री बनानी होती है, देन वी कैन यूज सिंगल पीस पैटर्न, ठीक है। और सिंगल पीस पैटर्न का जो फायदा हमारा ये होता है कि यदि हमें उस पर कोई और इंटरनल ऑपरेशन करने हैं बाय मींस ऑफ मशीनिंग, देन वी हैव टू डू इट। और हमें एक कोई भी प्रोटोटाइप शेप चाहिए तो हम वहाँ से डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपेंसिव पड़ता है इन कम्पेयर टू अदर, मगर ये थोड़ा सही रहता है फिर भी, ठीक है। बात करें नेक्स्ट वाला, तो टू पीस पैटर्न। देखो जब हमारा ज्योमेट्री इस तरीके का है कि हम लोग एक ही पीस के पैटर्न को वहाँ पर यूज नहीं कर पाते हैं, देन वी हैव टू कन्वर्ट इन टू सेक्शंस, टू हाफ सेक्शंस, ठीक है। और उस टू हाफ सेक्शंस को हम उसे जोड़ने के लिए यहाँ पर पिन्स का यूज करते हैं। ये अलाइनमेंट पिन होती हैं एक तरीके से, जो आपके पार्ट को एक अलाइन शेप में रखती हैं, ठीक है। और इन्हें हम डुअल पिन्स भी बोलते हैं। इनको प्रिसाइज डायमेंशंस वगैरह देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और आपका जो इसका शेप है वो हमें वैसा है वैसा मिल जाता है आफ्टर द रिमूवल और आफ्टर द अप्लाइंग, ठीक है। तो देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका, जो AK-47 होती है उसके जो स्टीम बाल्ब हैं, ठीक है, तो दैट विल बी मेड बाय टू पीस पैटर्न। नेक्स्ट वन इज दैट लूज पीस पैटर्न। देखिए लूज पीस का पैटर्न का मतलब क्या है कि जो सॉलिड पैटर्न है उस सॉलिड पैटर्न के साथ कोई ऐसा पैटर्न यूज किया जाए जो कि आपका इजीली रिमूव किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड लूज पीस पैटर्न, ठीक है। तो क्या होता है जब हम कोई सॉलिड पैटर्न को रैम वगैरह करते हैं, ठोकते वगैरह हैं उसको, आपका जो सैंड को, तो उस टाइम क्या होता है उसमें दिक्कतें आती हैं, इसलिए उसे सपोर्ट देने के लिए हम लोग लूज पीस पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम शेप चाहिए वहाँ से वैसी शेप हमें वहाँ से मिल सकती है। गेटेड पैटर्न। देखिए जब हमें कोई एक साथ कई सारे पैटर्न को यूज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कई सारे पैटर्न को असेंबल करने के बाद एक गेटेड पैटर्न का फॉर्म बना लेते हैं। जब उसमें मेटल यहाँ से पोर करते हैं तो सारे आपका गेट्स के थ्रू इन सारे पैटर्न में मेटल पोर हो जाता है और हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड गेटेड पैटर्न, जहाँ पर हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट को एक साथ सिंगल मोल्ड में बना सकते हैं। मल्टी पीस पैटर्न। मल्टी पीस पैटर्न मतलब जब हम कोई कोप एंड ड्रैग से काम न चल पा रहा हो, हमें और भी कई सारे पार्ट यूज करने हो, हमें कई सारे उसमें चीक्स वगैरह लगाने हो, तो दैट पार्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोर देन 3 और 4 पीसेज। यदि हम 3 और 4 पीस से ऊपर हम ले आए दैट पैटर्न इज नॉन एज मल्टी पीस पैटर्न। नेक्स्ट वन इज दैट स्वीप पैटर्न। तो यदि हमें कोई ज्योमेट्री ऐसी बनानी हो जिस ज्योमेट्री को हम लोग स्वीप कर सकें, मतलब घुमा के, जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री हो, ठीक है, दैट रेगुलर ज्योमेट्री कैन बी परफॉर्म, और दैट symmetrical geometry that can be rotate about in axis, it's known as sweep pattern. Next one is that match plate pattern. तो मैच प्लेट पैटर्न में क्या होता है कि हम जो कोप एंड ड्रॉ होता है, तो कोप एंड ड्रॉ के पोर्शंस को आपस में मैच करने के लिए वी हैव टू यूज अ प्लेट, दैट इज कॉल्ड मैच प्लेट, ठीक है। तो यदि हमारा कोई ऐसा पैटर्न है जिसमें हम लोग मैच प्लेट यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मैच प्लेट पैटर्न, ठीक है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने के लिए, पैटर्न्स को रखने के लिए हम लोग क्या होते हैं मैच प्लेट यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग आपका एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज करते हैं हम पिस्टन रिंग्स वगैरह बनाने में आइस इंजन की। नेक्स्ट वन इज दैट कोप एंड ड्रैग पैटर्न। तो यदि कोई आपका पैटर्न ऐसा है जो कोई आधा पार्ट कोप में और आधा पार्ट ड्रैग में आपका इजीली असेंबल हो सकता है, इजीली लग सकता है, तो दैट इज कॉल्ड कोप एंड ड्रैग पैटर्न। और भी सारे पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड फॉलो बोर्ड पैटर्न, सेल पैटर्न एंड सेगमेंटल पैटर्न। तो आपका फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है? फॉलो बोर्ड पैटर्न का मतलब ये है कि यदि हमारा कोई पैटर्न यूज कर रखा है हमने, कि वो आपका रैमिंग करते टाइम यदि हम इसको सैंड को रैम कर रहे हैं और वो टूटने का डर हो, ठीक है, वो बहुत पतला है, उसकी शेप और स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो टूट सकता है, ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग फॉलो बोर्ड पैटर्न। यहाँ पर हम फॉलो बोर्ड यूज कर लेते हैं, दैट इज ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर फॉलो बोर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग। अगला आपका है सेल पैटर्न।
तो सेल पैटर्न का जब हमें कोई होलो शेप ऑब्जर्व आपका ऑब्टेन करनी है बाय मीन्स ऑफ एनी स्पेशल डिवाइस, बाय मीन्स ऑफ एनी स्पेशल कास्टिंग, सो दैट वी आर यूजिंग सेल पैटर्न। ठीक है। सेगमेंटल पैटर्न क्या होता है कि हम लोग अलग अलग सेगमेंट में, यदि हमारा कोई पार्ट ऐसा है कि हमें वो अलग अलग सेगमेंट में बनाने के बाद उसे हम असेंबल कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल पैटर्न। पैटर्न कलर, पैटर्न कलर मेजरली देखिए, पैटर्न कलर हम लोग क्यों देते हैं अपना पैटर्न्स पर, उसका भी एक रीज़न है, ताकि हम उसे क्विकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसकी मेन बॉडी कौन सी है, पार्ट कौन सा है, ये सब आइडेंटिफाई कर पाएँ, कहाँ लूज पीस पैटर्न लगा हुआ है, कहाँ कोर प्रिंट होना है, ये आइडेंटिफाई कर पाएँ, और उसका मशीनिंग सरफेस कौन सा रहेगा ये भी विजुलाइज कर पाएँ। सो दैट्स वाई वी आर गिविंग सम कलर नोटेशंस और कलर नोटिफिकेशंस ऑन इट। सो यदि हम लोग कलर की बात करें तो देखिए, रेड कलर यदि हम किसी पे दे रहे हैं तो रेड कलर हम जिस पैटर्न पे दिया हुआ है, जिस सरफेस पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि दैट सरफेस हैव टू बी मशीन्ड। तो उस सरफेस पे क्या होगा, हमें मशीनिंग करनी पड़ेगी। यदि हमने ब्लैक दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उस सरफेस पे हमें मशीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। येलो दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका जो पैटर्न है, जो पार्ट है आपका पैटर्न का, वो कोर प्रिंट सीट की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है। यदि रेड स्ट्रिप ऑन येलो बेस दिया हुआ है तो क्या होगा, लूज पीस और सीटिंग पैटर्न है, इसका मतलब यह है। और तीसरा आपका नेक्स्ट आपका है कि यदि वो क्लियर और नॉन क्लियर, वो नो कलर दिया हुआ आपका क्लियर है या कोई कलर इस पर नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है, वो पार्टिंग सरफेस है, उसे हम रिमूव करना हो सकता है, या हमें अलग अलग पार्ट करना है, अलग दो पार्ट में इसे डिवाइड करना है। ठीक है। यदि आपको दिया हुआ कि येलो स्ट्रिप ऑन ब्लैक बैकग्राउंड पे दिया हुआ, बैकग्राउंड यदि आपको ब्लैक है और उस पर येलो स्ट्रिप आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कोर प्रिंट फॉर मशीन कास्टिंग, यदि वो कोर प्रिंट है उस पर मशीनिंग करनी है। और लास्ट वन इज दैट सपोर्ट्स, यदि हमें कहीं सपोर्ट देनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक स्ट्रिप देते हैं आपके येलो बेस पे हमेशा। तो अभी तो जो था आपका क्या था, कलर्स नोटेशन थे। नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न अलाउंसेस। तो पैटर्न अलाउंसेस एक्चुअली पैटर्न अलाउंसेस क्यों करते हैं हम लोग, पैटर्न अलाउंस होती क्या है, एक्चुअली इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डायमेंशन एंड द डायमेंशन ऑफ दैट पैटर्न। ठीक है। तो पैटर्न की जो डायमेंशन है और जो एक्चुअल डायमेंशन के बीच का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड अलाउंस। ठीक है। और हमेशा अलाउंस क्या होती है, आपके साइज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखी जाती हैं। और जो आपका अलाउंसेज यहाँ रखनी क्यों पड़ती हैं, क्योंकि वो डिपेंड करती हैं आपके कंपोजिशन ऑफ अलॉय पे, मोल्टन मेटेरियल पे, मोल्ड मटेरियल पे, या मोल्ड डिजाइन पर, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है पैटर्न की, और उसका कंपोनेंट का साइज क्या है। तो इन सभी चीज़ों पर आपका डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर हैं आपके अलाउंसेज के। सबसे पहले आपका आता है श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज जैसा आप लोग नाम से समझ पा रहे हो कि जब हम कोई मेटल को पोर करते हैं किसी बॉडी में, तो वो रूम टेम्परेचर तक आने में क्या होता है, उसका साइज श्रिंक हो जाता है। तो उस साइज श्रिंकेज साइज को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे यदि हमने वही डायमेंशन दे दी है जो डायमेंशन हमें चाहिए। तो क्या होगा, हम लोग डायमेंशन को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, और ये डिपेंड करता है आपका मेटल टू मेटल। यदि कास्ट आयरन यूज कर रहे हैं या मेलेबल आयरन यूज कर रहे हैं तो हमें कितना रखना है, स्टील यूज कर रहे हैं तो हमें कितना रखना है, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं या कॉपर यूज कर रहे हैं या ब्रास यूज कर रहे हैं तो हमें कितना रखना है। तो कास्ट आयरन और मेलेबल आयरन के लिए होता है ये 10 mm पर मीटर, 10 mm एक्स्ट्रा रखते हैं हम लोग पर मीटर में। और स्टील के लिए रखते हैं हम लोग 20 mm पर मीटर। और एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास मतलब नॉन मेट आपका फेरस जो मटेरियल है उसके यूज रखते हैं हम लोग 15 mm पर मीटर। ठीक है। तो इसमें कई सारे श्रिंकेज अलाउंस होते हैं, लिक्विड श्रिंकेज होता है आपका, फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज होता है, सॉलिड श्रिंकेज होता है। ठीक है। तो एक्चुअली दीज ऑल कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग द राइजर टू सॉलिडिफाई दैट मटेरियल। ओके। नेक्स्ट वन इज दैट, नेक्स्ट अलाउंस इज दैट, पैटर्न अलाउंस में ही हम लोग बात करेंगे ड्राफ्ट अलाउंस की। तो इसको जनरली टेपर अलाउंस भी बोला जाता है, कि यदि हम कोई पार्ट में बिना किसी टेपर के आपका पैटर्न बना दिए होते हैं तो क्या होता है कि आपका पैटर्न को रिमूव करते में क्या होगा, ऐसे क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। ये जो क्रैक देख रहे हो ना, ये क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो टू अवॉइड दीज क्रैक्स और टू अवॉइड दीज इरेगुलरिटीज वी हैव टू टेक सम टेपर ऑन द पैटर्न। तो ये पैटर्न पर हम लोग कुछ टेपर लेते हैं ताकि हमें इजीली रिमूव कर दिया जाए। और ये आपका जो टेपर होता है ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल आपकी जो सरफेस होती है, तो आउटर सरफेस पे रखता है आपका 1 से 3 डिग्री तक का, और इनर सरफेस पे होता है ये 5 to 8 डिग्री तक का। ठीक है। तो ड्राफ्ट अलाउंस एक्चुअली क्या होती है, जब हैंड मोल्डिंग करते हैं हम लोग तो उसमें ज़्यादा होती हैं और मशीन मोल्डिंग में थोड़ी सी कम होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पैटर्न अलाउंस में ही मशीनिंग अलाउंस। तो मशीनिंग अलाउंस, जब हमें कोई मटेरियल कास्टिंग के बाद उसमें मशीनिंग करना है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है बाय यूजिंग सम मशीनिंग ऑपरेशन, देन वी हैव टू
give some allowances that these are known as machining allowances. Okay, नेक्स्ट वन इज द सेक अलाउंस. सेक मतलब रैपिंग अलाउंस. तो जब हम रैप करते हैं आपका मोल्ड मटेरियल को, तो रैप करने में क्या होता है कि आपको वो एक्चुअली रैपिंग के प्रोसेस में उसके साइज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. तो उस साइज के डिफरेंस को डिस्टॉर्ट वगैरह हो जाता है आपका साइज जो है, तो उस साइज के डिफरेंस को बचाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रैपिंग अलाउंस करते हैं. देखिए आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, एक तरफ साइज एक्स्ट्रा हो गया, एक तरफ साइज कम है, तो दैट इज ड्यू टू रैपिंग. तो रैपिंग अलाउंस इसलिए हम इसमें रखते हैं ताकि आपका साइज जो एक्स्ट्रा है या फिर कम रह गया है तो उसे हम बाद में मशीन करके ठीक कर सकें. डिस्टॉर्शन अलाउंस. देखिए जब हम कोई मेटल को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद क्या होता है, कोई भी उसकी शेप यदि हमने ले रखी है मेटल की, यू शेप है, वी शेप है, एल शेप है, तो जनरली ये क्रिटिकल शेप जो होती हैं उनमें क्या होता है, हमारा ठंडा होने के बाद मेटल आपका थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है. इस तरीके से देखिए, ये जैसे ये हो गया है, जैसे ये हो गया है, थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है. और दैट डिस्टॉर्ट कास्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. सो वी हैव टू गिव सम अलाउंसेज ऑन इट, on the dimensions, so that we can perform any machining operation on it, and then we can get the desired shape after the casting. ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं डिस्टॉर्शन अलाउंस का. अगला आपका आता है मोल्डिंग मटेरियल. तो मोल्डिंग मटेरियल मतलब जो हम मोल्ड बॉक्स की बात कर रहे थे, मोल्ड बॉक्स में हम लोग जो सैंड डालते हैं, दैट सैंड इज नोन एज मोल्डिंग मटेरियल. तो मोल्डिंग मटेरियल में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं और क्या कैसे इसका यूज करते हैं, तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है. तो बेसिकली जब हम मोल्ड मटेरियल की बात करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में आता है सिलिका और उसके कुछ बाइंडर्स. तो हम लोग सिलिका की बात करें, सिलिका सैंड और उसके बहुत सारे बाइंडर्स होते हैं, वो हमें यूज़ करने होते हैं. और कुछ आपके एडिटिव्स होते हैं जो उन्हें एक्स्ट्रा आपका जो मिलाने पर क्या होता है, उसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलिका सैंड की. तो सिलिका सैंड क्या होती है, बहुत सस्ती होती है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, हाईली रिफ्रैक्टरी होती है, ठीक है, जलती नहीं है इतनी जल्दी अधिक टेम्परेचर पर, और आपका इजिली मोल्डेड होती है और रीयूजेबल होती है. बाइंडर की बात करें, जैसे किले आप लोगों ने देखा होगा शायद. बाइंडर मतलब किले क्या होता है, जैसे कि आपको बता दूं मैं कि जो कोयला जलाते हैं, तो कोयला जलाने के बाद जो आपका ऐश निकलता है उड़ के, उस ऐश को हम इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट और बाइंडिंग मेंबर इन अ मोल्डिंग मटेरियल. तो क्या होता है, जब यदि इसे मिक्स करते हैं सिलिका में, तो क्या होता है, इसके मिक्स करने पर आपकी जो सिलिका की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और उसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं उसमें मतलब कोहेसिवनेस आ जाती है, मतलब वो आपके पार्ट जो है आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग बाइंडिंग मटेरियल दैट इज क्ले. एडिटिव्स मतलब जो आपकी कुछ स्ट्रेंथ होती है या थर्मल स्टेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी होती है, रिफ्रैक्टिवनेस होती है, इसको इंक्रीज करने के लिए वी आर यूजिंग एडिटिव्स. एंड लास्ट वन इज दैट वाटर. तो वाटर का हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड टू गिव अ हाई स्ट्रेंथ विद सफिशिएंट प्लास्टिसिटी आफ्टर टेम्परिंग द मोल्ड. दैट्स वाई वी आर यूजिंग वाटर. अब बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की. तो मोल्डिंग सैंड की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है परमेबिलिटी. तो परमेबिलिटी का मतलब है कि यदि हम कोई, इसको हम लोग पोरोसिटी बोल देते हैं, तो यदि हम कोई आपका पैटर्न का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें कितना आपका एयर फ्लो करने के लिए परमिट है, तो दैट एबिलिटी इज नोन एज परमेबिलिटी. ठीक है. स्ट्रेंथ और कोहेसिवनेस और स्ट्रेंथ क्या होती है, द डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग टुगेदर ऑफ सैंड ग्रेन्स और मोल्डिंग सैंड शुड हैव एम्पल स्ट्रेंथ सो दैट द मोल्ड डजंट कोलैप्स. मोल्ड को कोलैप्स होने से उसकी स्ट्रेंथ हम रखते हैं इसमें. रिफ्रैक्टिवनेस का मतलब जानते ही हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर पर वो विदस्टैंड कर सके. ठीक है, इसलिए हम उसमें रिफ्रैक्टिवनेस यूज करते हैं. प्लास्टिसिटी और फ्लोबिलिटी आप लोग जानते ही हो क्या होता है कि यदि हम लोग प्लास्टिसिटी की बात करते हैं तो उस पर कोई फोर्स वगैरह लगाएं तो वो जैसे हमारे पहले शेप में थी उसी शेप में दोबारा से आ जाए आफ्टर रैमिंग. सो दैट्स इज कॉल्ड फ्लोबिलिटी और ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी. कोलेस्पेबिलिटी मतलब कि हम जब कोई आपका जब उसमें हम लोग मेटल पोर वगैरह करते हैं, तो मेटल पोर वगैरह करने के बाद हमारा कितना मेटल हमारा वहाँ से कोलैप्स हो सकता है, आपकी जो एयर वगैरह है वो कितना बाहर निकल सकती है ताकि उसमें क्रैक्स वगैरह क्रिएट ना हो. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग कोलेस्पेबिलिटी प्रॉपर्टी इन दिट. एडहेसिवनेस, कोई दो पार्ट को आपस में ज्वाइंट करने के लिए.
जैसे कि हम लोग ड्रैग यूज किए हैं, एक आपका दूसरा यूज किए हुए हैं, दूसरा हम लोग यूज किए हुए हैं कोई आपका ड्रैग और कोप और ड्रैग यूज किए हुए हैं। तो कोप एंड ड्रैग को दोनों को हम लोग आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद आपका वो दोनों पार्ट आपस में मैच कर सकें, सो दैट्स वाई वो दोनों आपस में जुड़ सकें एक तरीके से, तो दैट्स वाई वी यूजिंग कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आपका एक्सपेंशन आपका सैंड में बिल्कुल लो होना चाहिए, ठीक है, गर्म होने पर वो एक्सपेंड ना करे। अब बात करते हैं मोल्डिंग मटेरियल में, जैसे कि हमारी सैंड है, बाइडर है, या एडिटिव्स हैं, या फेसिंग मटेरियल्स है, या कोइजन मटेरियल्स हैं। तो इनमें क्या क्या होता है, देखिए सैंड में हम लोग यूज करते हैं नेचुरल सैंड, सिंथेटिक सैंड और केमिकली कोटेड सैंड। तो नेचुरल सैंड में हम लोग क्ले यूज कर लेते हैं जनरली, ठीक है। और दूसरा आपका सिंथेटिक सैंड में क्या होता है कि हम लोग इसे कई सारी क्ले को अलग अलग फॉर्म में बनाकर मिक्स करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ एडिटिव और कुछ वाइंटर्स भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये जनरली क्या होता है कि मेटल कास्टिंग के लिए यूज की जाती हैं। केमिकली कोटेड सैंड जो होती हैं आपकी, जैसे कि क्लीन सिलिका सैंड कोटेड विद हाइड्रोकार्बन रेजिन, है ना, विच एक्ट एज ए वाइंडर एंड क्ले आल्सो एडेड, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज केमिकली कोटेड सैंड। नेक्स्ट वन इज दैट बाइंडर। तो बाइंडर में हम लोग देखो इनऑर्गेनिक बाइंडर्स का यूज करते हैं, जैसे कि क्ले है, फायर क्ले, कैलोनाइट, बेंटोनाइट और पोर्टलैंड सीमेंट और सोडियम सिलिकेट। तो दीज आर नोन एज इनऑर्गेनिक बाइंडर्स, ठीक है। और जो आपका ऑर्गेनिक बाइंडर्स होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हमारे कोर मेकिंग वगैरह के लिए इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक बाइंडर्स का। तो ये आपका ऑयल्स हो सकते हैं कुछ, ठीक है। आपने सुना होगा सीरा जो होता है वो भी आपका एक ऑर्गेनिक बाइंडर ही है, ठीक है। ये जनरली आपका जो आप लोग बात लेते हो क्या नाम उससे बनता है आपका, जब जिसमें चीनी मिल होती है वहाँ से आपका सीरा बन के आता है। एडिटिव्स की बात करें तो एडिटिव्स क्या होते हैं, टू इनहेंस द एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनको इनहेंस करने के लिए, तो फॉर बेटर सरफेस फिनिश एंड टू एलिमिनेट द डिफेक्ट्स वी आर यूजिंग एडिटिव्स ऑन इट। फेसिंग मटेरियल का यूज क्या करते हैं, ताकि हम लोग उसकी सरफेस को स्मूथ ले सकें, स्मूथ सरफेस हमें वहाँ से मिल सके। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फेसिंग मटेरियल्स एज एसफेल्ट, ग्रेफाइट, ठीक है, पीच, दीज आर ऑल्सो नोन एज फेसिंग मटेरियल्स। कुशन मटेरियल्स का यूज है हमारा, देखिए जब हम आपका मोल्टन मेटल को पोर करते हैं तो मोल्ड विल एक्सपेंड, मोल्ड क्या होता है थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, तो फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्पेस देना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सम क्वेश्चन मटेरियल दैट इज वुड फ्लोर और कैरोसेल्स या सेलुलोज, दीज आर एडिड। अब बात करते हैं सैंड प्रिपरेशन और कंडीशनिंग। तो सैंड प्रिपरेशन और कंडीशनिंग कैसे होती है, देखिए सैंड प्रिपरेशन दो तरीके से होती है, या तो हम करते हैं उसे मैनुअली या करते हैं हम उसे दूसरा हम कर सकते हैं उसे मशीनिंग से। तो सैंड प्रिपरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाथ से सारी सैंड को हम उसमें रब करते हैं, रब करने के बाद वो नेचुरली सैंड आपका बन जाती है एक तरीके से, और उसकी जो इम्प्योरिटी होती हैं वो सब रिमूव कर दी जाती हैं पहले। और इसके लिए हम लोग मशीनिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सैंड बोल्डर मशीन हमारी होती हैं, तो इसमें हम एरिएशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एरिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग पावर ऑपरेटेड मशीनिंग का, पावर ऑपरेटेड स्क्रीनिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, और उसमें हम लोग उसको रखते हैं करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सैंड है, उसको 10 से 15 एम तक बेस पे गिराया जाता है, ताकि उसमें आपका लेयर्स बनाई जाती हैं, और लेयर्स बनाने के बाद उसे हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें टेस्टिंग कैसे करते हैं, आपको जो मॉइस्चर टेस्टिंग करनी है या क्ले कंटेंट टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए हमारा अलग अलग फॉर्मूले हैं। देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका सैंपल है उसको लेते हैं, और 50 ग्राम सैंपल को लेने के बाद उसे हम 2 घंटे तक गर्म करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पे। देन वी आर यूजिंग द फाइनल वेट और इनिशियल वेट, उस दोनों वेट को हम लोग फार्मूला में यूज करके उससे हम उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेते हैं। ऐसे हम लोग करते हैं क्ले कंटेंट टेस्ट। क्ले कंटेंट टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग वही 50 ग्राम के सैंपल का यूज़ करते हैं, और 50 ग्राम के सैंपल को यूज़ करने के बाद उसमें डिस्टिल वाटर और 1% NaOH का सॉल्यूशन मिलाकर, ठीक है, उसे 5 मिनट तक स्टर्लिंग करते हैं, और स्टरिंग करने के बाद उसको 10 मिनट तक रख देते हैं। रखने के बाद क्या होता है, फिर अब हमारे पास जो इनिशियल वेट और फाइनल वेट निकला, तो उसका हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से निकाल लेते हैं कि वैल्यू कितना आया क्ले कंटेंट का, ठीक है।
और सिमिलरली वी कैन यूज स्ट्रेंथ टेस्ट, और स्ट्रेंथ टेस्ट इट मे बी कंप्रेसिव टेस्ट, इट मे बी टेंसाइल टेस्ट, और इट मे बी सीयरिंग टेस्ट, और इट मे बी बेंडिंग टेस्ट. सो इट कैन बी डन ऑन अ यूटीएम मशीन. ठीक है. और इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन लेते हैं 5.08 सेंटीमीटर डायमीटर का और 5.08 सेंटीमीटर लॉन्ग वाला. तो ये करीब क्या होता है आपका सिलिंड्रिकल वर्क पीस होता है एक. अगला आपका आता है टेस्टिंग में ही परमेबिलिटी टेस्ट. तो परमेबिलिटी टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो परमेबिलिटी है क्या, मतलब एबिलिटी टू परमिट एयर टू फ्लो इन थ्रू इट. तो कितना एयर हमसे निकल सकता है. तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये आप जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं. सबसे पहले हम टेस्ट स्पेसिमेन लेंगे जो भी आपने लिया था 5.08 सेंटीमीटर डाया और 5.08 सेंटीमीटर लॉन्ग वाला, और उसका जो वॉल्यूम होता है, ये आपका वॉल्यूम आपका लगभग इतना आ जाएगा. ठीक है. और इसका एरिया हम लोग निकाल देते हैं. एरिया निकालने के बाद क्या होता है कि अब इसमें एयर प्रेशर डालते हैं. ठीक है. इसमें एयर प्रेशर डालते हैं, इसमें इक्विपमेंट में यहाँ अपना स्पेस में रखने के बाद इसमें एयर प्रेशर डालते हैं. और एयर प्रेशर कितना डालते हैं, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर का. और इसमें कुछ समय तक के लिए उसे रखते हैं. जब उस कुछ समय तक के लिए उसे रखने के बाद क्या होता है, फिर उसका हम लोग वॉल्यूम, हाइट जो हमने रखा हुआ है, उन सारी चीज़ों का इसमें फॉर्मूले का यूज करने के बाद हमें इसका परमिलिटी नंबर मिल जाता है कि वो कितने नंबर तक का है. अगला है वो फाइनेंस टेस्ट. फाइनेंस टेस्ट क्या होता है, इसमें छलनी लगाते हैं हम, कई सारी छलनी, कई सारी स्लीव्स का यूज करते हैं. ठीक है. और कई सारी स्लीव्स में होके हम क्या करते हैं, इसे पास कराते हैं अपने सैंड को. सो यहाँ से हम लोग उसका फाइनेंस टेस्ट कर लेते हैं. फाइनेंस टेस्ट करने के बाद हम लोग आते हैं हार्डनेस टेस्ट पे. तो हार्डनेस टेस्ट इट कैन बी डन ऑन स्पेशल मशीन. और इसका हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम लोग वही आपका जो बिंडल हार्डनेस मशीन है या फिर मशीन है उसका यूज करते हैं. और उसमें हम लोग नंबर फाइंड करते हैं. तो नंबर में हम लोगों को देखिए 50 या 40 या 70 निकल के आता है. तो हमें इससे क्लियर हो जाता है कि यदि 50 नंबर है उसका तो वो लाइटली रैम्ड है, यदि 50 नंबर है उसका तो इसका मतलब वो मीडियम रैम्ड है, और यदि 70 नंबर उसका है तो वो हार्डली रैम्ड की हुई है सैंड. ठीक है. अगला आपका आता है मोल्डिंग प्रोसेस. तो देखिए मोल्डिंग प्रोसेस में सबसे पहला आपका आता है ग्रीन सैंड मोल्ड. मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग किसी प्रोसेस के लिए, किसी मोल्डिंग कास्टिंग के लिए कैविटी कैसे क्रिएट करते हैं. तो हाउ कैन यू क्रिएट द कैविटी इन अ मोल्डिंग बॉक्स विद द हेल्प ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस. सो दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग प्रोसेस. तो इसमें सबसे पहले आपका आता है ग्रीन सैंड मोल्ड. तो ग्रीन सैंड मोल्ड बनाने के लिए देखिए हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक कोप है, एक ड्रैग. ठीक है. तो ये मान लीजिए मेरा ड्रैग वाला आपका, ये मान लीजिए मेरा कोप वाला पार्ट है और ये मेरा ड्रैग वाला पार्ट है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न रखते हैं, उसके ऊपर से हम इसमें अपना सैंड डालते हैं. और इसमें हम क्या करते हैं, पहले सैंड डालते हैं, उसके बाद हम इसमें पैटर्न रखते हैं. देन आफ्टर वी हैव टू असेंबल दीज पोर्शंस. हमें इसे असेंबल करना है. असेंबल करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, रनर और राइजन स्क्रू पिन को निकालने के बाद हमें ये कैविटी यहाँ से क्रिएट हो जाती है. तो इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. देखिए ये क्या होता है, सबसे कम टाइम लेता है, ये तो इसका एडवांटेज हो गया. और कॉस्ट इसकी बहुत कम है, इसलिए ये भी इसका एकदम आपका एडवांटेज हो गया. इसको बनाने के लिए हम लोग जो कंटेंट यूज करते हैं उसमें आपका 10 to 15% क्ले, 4 to 6% वाटर, और रिमेनिंग जो आपका होता है वो सिल्का सैंड यूज करते हैं. ठीक है. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सैंड मोल्डिंग, कह सकते हैं कि आपका सैंड कास्टिंग. तो इसमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इसकी सरफेस जो होती है वो फिनिश नहीं होती है, स्ट्रेंथ इसकी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती, और इसमें ब्लो होल्स डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं. अगला आपको आता है ड्राई सैंड मोल्ड. ड्राई सैंड मोल्ड में क्या होता है कि हम लोग आपका जो वाटर कंटेंट है बहुत कम रखते हैं. ठीक है. ग्रीन सैंड मोल्ड इज ड्राइड आफ्टर द मेकिंग द मोल्ड. यदि ग्रीन सैंड मोल्ड हमने बनाया और उसे हम ठंडा उसे गर्म कर दें, तो गर्म करने के बाद जो हमें मिलेगा कंटेंट दैट इज कॉल्ड ड्राई सैंड मोल्ड. ठीक है. और ड्राई करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, यदि हमारा बड़ा कोई पार्ट है उसे ड्राई करना है तो देन वी कैन यूज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम. और यदि हमारे स्मॉल पार्ट्स हैं तो उसके लिए यूज कर लेते हैं ओवन. तो ओवन को लगा के उसमें यूज कर लेते हैं. एडवांटेज क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्गर होता है ग्रीन सैंड मोल्ड के अपेक्षा, इसकी लाइफ अच्छी होती है और परमेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है. डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, और सब्जेक्ट टू हॉट टीयर्स में हो सकते हैं. अगला लोम मोल्डिंग. लोम मोल्डिंग मतलब कि हम लोग लोम सैंड यूज कर रहे हैं बॉक्स वगैरह में, तो दैट इज कॉल्ड लोम मोल्डिंग. और इट इज बेसिकली यूज फॉर लार्ज साइज कास्टिंग्स. ठीक है. तो लोम सैंड का एक मिक्सचर यूज किया था आपका सिलिका के साथ, ग्रेफाइट पाउडर और कुछ अमाउंट आपका सिलिका भी यूज करते हैं, और इसलिए हम इसे बोलते हैं लोम मोल्डिंग. ठीक है. वहाँ हम लोग लोम सैंड यूज नहीं कर रहे थे. और इट इज बेसिकली यूज फॉर स्वीप पैटर्न्स आल्सो. स्वीप पैटर्न जहाँ हम बनाते हैं, जहाँ हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न है वहाँ हम इसका यूज करते हैं. एडवांटेज क्या है इसके, लार्ज कास्टिंग इससे परफॉर्म की जा सकती है, कॉस्ट इसकी कम आएगी उसकी अपेक्षा, और इसका सरफेस फिनिश जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा, स्किल्ड लेबर इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी.
अगला आपका आता है मोल्डिंग मेथड्स। तो मोल्डिंग मेथड में हम लोग यूज करते हैं बेंच मोल्डिंग, फ्लोर मोल्डिंग और पिट मोल्डिंग। बेंच मोल्डिंग स्मॉल वर्क के लिए यूज होता है, फ्लोर मोल्डिंग थोड़े से ऐसे वर्क के लिए जहां मीडियम साइज यूज करना है, और पिट मोल्डिंग जहां आपको हैवी वर्क पीस का मोल्डिंग करना है, दैट वी आर यूजिंग पिट मोल्डिंग, मतलब एक गड्ढा बनाकर उसमें हम मोल्डिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ऐसे हमारा होता है स्वीप मोल्डिंग। तो स्वीप मोल्डिंग आप जानती हैं कि पार्ट जो सिमेट्रिकल वर्टिकल एक्सिस पे काम कर सकता हो, जिसका सिमेट्री हो चारों तरफ, वो हम लोग स्वीप मोल्डिंग में यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जनरली यूज आपका लार्ज और मीडियम साइज के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो आपका ड्रैग होता है वो फ्लोर होता है, धरती होती है, और कॉप हम लोग ऊपर से बना लेते हैं इसमें। अब अगला आता है मोल्डिंग मशीन। तो मोल्डिंग मशीन में देखिए सबसे पहला आपका है जोल्टिंग मशीन, जो डायग्राम में दिखाई हुई देखो यहाँ पर, और ये इसका एक एक्चुअल व्यू है जोल्टिंग मशीन का, ठीक है। यहाँ नीचे पे वाइब्रेटर लगा होता है, और यहाँ आपका एक ये कह सकते हैं मोल्डिंग बॉक्स है, और इस बॉक्स में हम लोग ऊपर से पहले इसमें जो फाइन ग्रेन साइज का आपका सैंड होता है वो डालते हैं, और डालने के बाद से क्या होता है, इस प्रेस से थोड़ा सा से प्रेस कर देते हैं, और ये प्रेस की जो क्वांटिटी होती है प्रेशर की वो फिक्स होती है, हाइड्रोलिक प्रेस उसमें हम यूज करते हैं मेजरली, ठीक है। और जो हमारा आपका जो मोल्डिंग सैंड में जो कि आपकी सैंड गिरती है उसको हम करीब 80 mm ऊपर से गिराते हैं, और उसे एकदम वाइब्रेट करते हैं वाइब्रेटिंग मशीन से। तो यहाँ इसका कंट्रोलर रखा होता है और उसको वाइब्रेट करता है इस वाली आपका जो कैविटी है, इस कैविटी को। अगला आपको मशीन आती है सेंटर सिलेंडर। सेंटर सिलेंडर एक्चुअली आपका ऐसा ही होता है जैसा आपका वो है, मगर इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग पहले पार्ट को नीचे रख लेते हैं, जो आपको पार्ट बनाना है, जो आपको अपने जो रिप्लिका यूज करनी है वो रिप्लिका पहले रख लेते हैं। उसके बाद आपका ग्रेन साइज ठीक करके अपने जो सैंड है उसको प्रेशर से नीचे गिराते हैं। तो क्या होता है, ये अपने आप अपनी कैविटी को फिल कर लेता है, ठीक है, फ्लास्क को ये बिल्कुल फिल कर लेता है। और इसमें यहाँ एक इम्पेलर का यूज किया हुआ है, और यहाँ इम्पेलर से हम लोग सैंड को फ्लो कराते हैं। मोल्डिंग मशीन में ही आपका आता है अलग से टॉप एंड बॉटम स्क्वीजिंग मशीन। तो टॉप एंड बॉटम स्क्वीजिंग मशीन क्या होता है कि हम लोग यदि हमें मोल्डिंग मटेरियल यूज करना है किसका कॉप के लिए, तो हम लोग यूज करेंगे टॉप वाला, और ड्रैग के लिए करना है तो हम यूज करेंगे बॉटम वाला, ठीक है। तो ये हम लोग इसके कुछ जो पार्ट है वो लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। अगला आपको आता है कोर्स। तो देखिए कोर क्या होती हैं, कोर आप पहले समझ बता दिया मैंने आपको। तो इट इज यूज फॉर प्रोवाइड इंटरनल कैविटी रेसेसेज और प्रोजेक्शन इन द कास्टिंग। तो इट इज यूजुअली पोजिशनड इनटू अ मोल्ड आफ्टर द रिमूवल द पैटर्न। इट इज अ बॉडी ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स दैट मे बी सैंड और मेटल, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उस पर डिपेंड करती है कि हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, दूसरा इसका हाई रिफ्रैक्टिवनेस होनी चाहिए, तीसरा इसका गुड परमेबिलिटी होनी चाहिए, और कोलेस्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये जो यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है दैट इज कॉल्ड कोर। ये जो आपका पोर्सन है दैट इज कॉल्ड कोर, ये वाला पोर्सन। टाइप्स ऑफ कोर की बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ कोर में हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन स्टेट। तो स्टेट के अकॉर्डिंग यदि होती है हमारे दो टाइप की, एक तो होती है हमारी ग्रीन सैंड कोर, और दूसरी होती है ड्राई सैंड। यदि हमने सैंड को ग्रीन मतलब ठंड और आपका जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है वो रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड ग्रीन सैंड कोर, और यदि मॉइस्चर कंटेंट कम रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड ड्राई सैंड कोर, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आपका है बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कोर। तो कोर की जो पोजिशन है, हो सकता है वो कोर आपने यूज किया हुआ हो हॉरिजॉन्टली, और हो सकता है आपने यूज किया हुआ हो वर्टिकली, ठीक है। तो यदि हॉरिजॉन्टल किया हुआ है तो आपका जो कोर है वो हाफ पोर्शन टॉप में होगा, हाफ पोर्शन ड्रैग में होगा, और यदि हमने वर्टिकली यूज किया हुआ है तो हम मोस्टली पोर्शन आपका ड्रैग में रखते हैं, कोप में हम बहुत कम पोर्शन रखते हैं, ठीक है। अगला आपको आता है बैलेंस कोर। तो बैलेंस कोर देखिए ये आप जो देख रहे हो डायग्राम में, ये आपका बैलेंस कोर है जहाँ की आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोर इट इज कंट्रोल्ड बाई द कोर प्रिंट्स, ठीक है। तो कोर प्रिंट इसमें ज़्यादा होता है पोर्शन, और हमारा कोर वाला जो पोर्शन है जो आपका यूज होना है वो बहुत कम होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस कोर। एक होता है आपका हैंगिंग कोर। तो हैंगिंग कोर देखिए ये वाला जो आप देख रहे हो हैंगिंग कोर, इसको हमने बीच में लटका रखा है बाय मीन्स ऑफ फोल्डिंग वायर्स, वायर वगैरह यूज करके इसको लटका रखा है, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग कोर। ड्रॉप कोर ऊपर से आपका डालने वाला कोर, मतलब ठीक है, तो ऊपर से हमने इसमें मोल्टन मेटल डाल दिया और यहाँ से कोर इसमें फिल कर रखा है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कोर। किसिंग कोर क्या होता है, व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन अ नंबर ऑफ होल्स ऑफ लेस डायमेंशंस यदि हमें यूज करने हैं, तो देन एक्यूरेसी कैन बी रिक्वायर्ड बाय यूजिंग दिस किसिंग कोर्स। अब बात करते हैं मेल्टिंग फर्नेस की। तो मेल्टिंग फर्नेस में हमारे पास कई सारी फर्नेस होती हैं, हम लोग
क्या करते हैं, मेटल को मेल्ट करने के लिए या फिर उसे गर्म करने के लिए, उसे कह सकते हैं कि उसे लिक्विड पोजीशन में लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फर्नेस का। और फर्नेस के लिए हमें हीट कहाँ से मिलता है, फ्यूल कंबसन करने से, ठीक है। तो फ्यूल कंबसन करने के लिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग कई सारे फर्नेस यूज करते हैं। हम लोग फ्यूल कंबसन कर सकते हैं, हम लोग हीट सोर्स के लिए इलेक्ट्रिक आर्क का यूज कर सकते हैं, और हीट सोर्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस और फाउंड्री फर्नेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यदि हमने ब्लास्ट फर्नेस यूज किया है तो वो बेसिक मेल्टिंग ऑपरेशन कर सकता है, और यदि आपने इलेक्ट्रिक फर्नेस और फाउंड्री फर्नेस यूज किया है तो उसका हम दोबारा से रीमेल्ट भी कर सकते हैं मटेरियल को, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ फर्नेस किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट पे, उसके बाद उसका टाइप, कैसा आपको मेटल मेल्ट करना है, तीसरा जो मेटल है उसको पोरिंग टेम्परेचर कितना चाहिए उसका, चौथा उसकी क्वालिटी कैसी चाहिए आपको, जो मेटल आपका मेल्ट करने वाला है उसका, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग मेथड, तो मेल्टिंग मेथड के लिए हम लोग बात करें तो या तो हमारा होता है बैच मेल्टिंग, या होता है हमारा कंटिन्यूस मेल्टिंग। मतलब बैच मेल्टिंग मतलब हमने गर्म कर लिया, उसके बाद ठंडा कर लिया, उसके बाद दोबारा गर्म किया, तो बैच में गर्म करना है, तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ हम लोग यूज करते हैं क्रूसिबल फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, एयर फर्नेस ऑपरेटेड बाय कोल एंड कोक, ऑयल फर्नेस और गैस फर्नेस। तो ये हमारी इसमें फर्नेस यूज करते हैं किसके लिए, जब हमें बैच मेल्टिंग करनी है। और यदि हमें कंटिन्यूस मेल्टिंग करता रहना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्यूपला फर्नेस, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल कैन बी मेल्ट बाय यूजिंग क्यूपला फर्नेस। तो सबसे पहले बात करें क्रूसिबल की, तो क्रूसिबल फर्नेस में देखिए अभी आप करते हैं, एक छोटी सी क्रूसिबल होती है, ये रिक्वायर्ड साइज की क्रूसिबल जो हमें चाहिए वो लेते हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में देखते हैं, तो कॉलेज में क्या होता है क्रूसिबल शेप फर्नेस आपको यूज की जाती है, ठीक है। वहाँ हम लोग 10 किलो 15 किलो 20 किलो मेटेरियल ही मेल्ट करते हैं और बैच में मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्रूसिबल फर्नेस। दूसरा आपको आती है कोक फायर। तो यदि हम लोग कोयले के थ्रू फर्नेस को गर्म कर रहे हैं, यहाँ कोयला यूज किया हुआ है, तो ये आपको कहलाती है कोक फायर फर्नेस, ठीक है। ऑयल फायर्ड फर्नेस, यदि हम लोग फर्नेस को गर्म करने के लिए ऑयल का यूज कर रहे हैं, डीजल वगैरह का यूज कर रहे हैं गर्म करने के लिए, तो आप क्या कहते हैं ऑयल फायर्ड फर्नेस। तीसरा आपका है इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो यदि इलेक्ट्रिकल चार्ज हम यूज कर रहे हैं उसे गर्म करने के लिए, चाहे वो आपका कह सकते हैं कि चाहे डायरेक्ट आर्क फर्नेस हो, चाहे वो आपके इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस हो, दोनों ही फर्नेस आपकी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस कहलाएंगी। और उनके एप्लीकेशन आपको मालूम ही, देख लीजिए एक बार के, है ना। और इनके हीट सोर्स क्या होता है, रेडिएशन से हीट, आपका आर्क जो आपका होता है उससे रेडिएशन आते हैं और रेडिएशन से आपकी हीट मिलती है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज दैट क्यूबुलर फर्नेस। क्यूबुलर फर्नेस एक्चुअली बेसिकली यूज्ड फॉर कंटीन्यूअस मेल्टिंग, ठीक है। तो क्यूबुलर फर्नेस में आप लोग देख सकते हो कि इसमें हम कोई भी आयरन को, कास्ट आयरन को, पिग आयरन को या ग्रे कास्ट आयरन को कंटिन्यूसली हम लोग पिघला सकते हैं, ठीक है। ओके, next one is that preparation of cupola. How can we prepare the cupola furnace for melting process? So first one we have to open the door, bottom door of the furnace, ठीक है। वहाँ हम लोग इसका और उसके बाद क्या होता है, इसमें लेयर्स बनाते हैं अपना कोल और का मटेरियल का, और लेयर्स बनाने के बाद उससे हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल की लाइनिंग लगी होती है कि पूरी चारों तरफ फर्नेस पर, ताकि हमारा जो मेटल है, जो आपका आउटसाइड मेटल है, वो आपका हीट अप ना हो, ठीक है। उसके बाद उसे फायर करते हैं, ठीक है। फायर करने के बाद हम लोग उसमें मेटल को मेल्ट कर लेते हैं। तो चार्जिंग कैसे करते हैं, चार्जिंग करने के लिए हम लोग उसमें प्रॉपरली जो आपका